तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और ये जो वीडियो है बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुल मिला करके 100 नंबर्स के ऊपर, यानी कि जो 100 अंकों का जो पेपर होता है उस पूरे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी होने वाली है मैराथन क्लास। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं तो आपका 100 नंबर का पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये वीडियो ज़बरदस्त, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर पेपर देने वाले हैं 2024 में तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। ठीक है, आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि 10 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक सेट है जो कि 2023 में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास एक प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके पास दिया गया है। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा अमरकांत, यानी कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? अमरकांत है। दूसरा देखिए, भारत की एकता के रचनाकार हैं। भारत की एकता के रचनाकार हैं, आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल भारत की एकता के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्पलता। आंसर क्या हो जाएगा? कल्पलता, यानी कि कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। घ पे आ जाइए। निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है। निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है। ऑप्शन हो जाएगा धरती के फूल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? धरती के फूल। आगे देखिए, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र इस पुस्तक के लेखक है। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए दूसरा का क देखिए, सवाल देगा, 4 ऑप्शन देगा, कोई एक सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है। 4 ऑप्शन है जिसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा वैदेही वनवास। क्या होगा? वैदेही वनवास हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 4 ऑप्शन दिया है, जो आपका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सिद्धराज। क्या हो जाएगा आंसर? सिद्धराज। आगे देखिए, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी, यानी कितनी नाव में कितनी बार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, आपका उत्तर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है प्यारे बच्चों? किसकी रचना है? दिनकर, है ना, दिनकर जी की रचना है। आगे अगर हम बढ़े प्यारे बच्चों तो ड है आपका, है ना, ड के बाद अंग। अंग है यहाँ पे कि हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? आपका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और हम 10 और बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। सवाल देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये है आपका सामान्य हिंदी का पेपर 2023 में पूछा गया। सेट 302 DQ इसका कोड था। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, माता भूमि। बात समझ में आई प्यारे बच्चों?
दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों सी, बिल्लेसपुर बकरिया। बाकी इसके अलावा बाकी सारी की सारी रचनाएं द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चों और इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए, मेरे विचार। मेरे विचार किसकी रचना है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी। उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी। अग्नि की उड़ान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम अंग की बात करें प्यारे बच्चों तो अंग देखिए ज़रा ध्यान से। फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कहानी विधा पर। अच्छा, दूसरा का क जरा देखिए प्यारे बच्चों। दूसरा का क, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है, साकेत प्यारे बच्चों। ठीक है। ग की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। उत्तर आपका होने वाला है डी, इत्यलम। ठीक है प्यारे बच्चों। सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी, यानी कि लोकायतन। अगर हम अंग की बात करें तो निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। सरदार पूर्णिमा सिंह किस युग के लेखक है? सरदार पूर्णिमा सिंह किस युग के लेखक है? आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग के। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्रुव स्वामिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दूसरा की अगर क की बात करें, छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, सौंदर्य और प्रेम। ख की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किस काल का है? भक्ति काल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है प्यारे बच्चों, विनय पत्रिका। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है प्यारे बच्चों, अज्ञेय। अनामिका के रचनाकार हैं। अनामिका के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, निराला। ऑप्शन नंबर बी क्या सही होने वाला है प्यारे बच्चों? निराला। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का अन्य नाम है ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है प्यारे बच्चों, श्रृंगार काल। श्रृंगार काल। प्यारे बच्चों अगला सवाल है हमारा, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, बाल कृष्ण भट्ट। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है प्यारे बच्चों, ज्ञानेंद्र कुमार। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होने वाला है, ललित निबंधों के। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, प्रोजी सुंदर रेड्डी प्यारे बच्चों। दूसरा के क की अगर हम बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वान है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, गारसा द तासी। गारसा द तासी। प्यारे बच्चों आगे बढ़िए।
ख है आपके पास कि मालिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है। मालिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूफी काव्य धारा का। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। लहर के रचनाकार कौन है। लहर के रचनाकार है आपके पास ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होने वाला है प्यारे बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। प्यारे बच्चों अगला सवाल है हमारे पास कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। उत्तर हो जाएगा आपका सी बाल कृष्ण भट्ट। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी मेरी असफलताएं। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चों संस्मरण, ये बिल्कुल सही होने वाला है। अंक की अगर हम बात करें जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, उत्तर आपका होने वाला है प्यारे बच्चों सी डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा क की बात अगर हम बात करें हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है अज्ञेय। हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्राधार बिल्कुल सही होने वाला है। ग साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरदास बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा गुंजन से। दूसरा शतक के कवि कौन है। दूसरा शतक के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी जो कि है भवानी प्रसाद मिश्र, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी त्रिवेणी होने वाला है। कर्मभूमि किस विधा की रचना है। कर्मभूमि किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपन्यास विधा की रचना है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैनेन्द्र कुमार। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका क्या है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरस्वती आपका सही आंसर होने वाला है। पद्मावत का रचनाकाल बताना है। पद्मावत का रचनाकार है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भक्ति काल। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्यारे बच्चों। ठीक है आगे देखिए। निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है। निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नागा अर्जुन। निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूषण बिल्कुल सही होने वाला है। तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक कौन थे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। तो चलिए प्यारे बच्चों सवाल देखिए। प्रश्न है मेरे पास कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ है, आपको पता है ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग में हुआ है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। संस्कृत के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक है आपके रामधारी सिंह दिनकर। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध का नाम बताइए। आपको पता है कविता क्या है, कविता क्या है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध का नाम क्या है, कविता क्या है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, आपको आंसर पता है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नाटक। अज्ञेय की रचना कौन सी है, अज्ञेय की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए शेखर एक जीवनी। कबीरदास प्रमुख कवि हैं, है ना, कबीरदास प्रमुख
कवि हैं, किस धारा के हैं? ऑप्शन नंबर ए निर्गुण काव्य धारा के, निर्गुण काव्य धारा के प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बढ़ें, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? ऑप्शन नंबर बी दोहा छंद ने। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी से। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, कौन है? प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? आंसर नंबर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, गिरिजा कुमार माथुर। आंसू काव्य में प्रधान रस हैं, आंसू काव्य में प्रधान रस हैं। इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि करुण रस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने अब तक टोटल कुल मिलाकर के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऊपर हमने बात कर लिया है। अगर आप ये 70 बहुविकल्पीय प्रश्न करके चले जाते हैं तो 10 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम और भी टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप 2024 में पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है बच्चों कि आप ये जानें कि 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में जितने भी पेपर आए हुए हैं, है ना, जितने भी सेट हैं 2023 में, तो कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। ठीक है ना बच्चों, 2022, 2023 और 2020 और 2019 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक होगा गद्यांश के प्रश्न, पद्यांश के प्रश्न और श्लोक। यानी कि बच्चों इस वीडियो में 2019, 20, 22 और 23 में गद्यांश के, पद्यांश के और श्लोक के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप बोर्ड में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे परसेंटाइल अगर आप लाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए बच्चों कि आप उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के कम से कम 3-4 साल के सारे क्वेश्चंस लगा जाएं। ज़बरदस्त मेथड होता है बच्चों, ये ज़बरदस्त तरीका होता है अगर आप पेपर में बेहतर करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी बात यही है बच्चों कि आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के गद्यांश के ऊपर, पद्यांश के ऊपर और श्लोक के ऊपर बात करेंगे कि 2019, 20, 22 और 23 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और एक बात और मैं बता दूं बच्चों, ये सिर्फ फटाफट वाले अंदाज में क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं इसमें। अगर आप सोल्यूशन भी इसका चाहते हैं, खैर आप चाहें या ना चाहें हमको तो सोल्यूशन लाना ही लाना है, लेकिन चूँकि पेपर का बहुत कम समय बचा है ना पेपर होने में, तो मैंने सोचा कि पहले एक ऐसा वीडियो बना देता हूं जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम करा देते हैं। ठीक है ना, 3-4 साल का उठा करके, ताकि आपके लिए वो बेहतर हो। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेट 2023 के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए 2023 सेट 1 के ऊपर हम लोग बात करते हैं, इसका कोड 302 ZH था। ठीक है ना, इसमें अगर हम बात करें बच्चों गद्यांश के ऊपर तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। ये हो गया आपका गद्यांश। अथवा कह के देखिए क्या पूछा गया था पेपर में, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका गद्यांश बच्चों। ठीक है, उसके बाद गद्यांश देता है और आप ये जानते भी हैं कि गद्यांश से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न देता है। बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गद्यांश से प्रश्न पूछेगा वो 10 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा? 10 नंबर का। 5 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर सही देते हैं तो उसके लिए 2 नंबर निर्धारित होता है बच्चों। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी 10 नंबर से पूछते हैं। देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
आप पद्यांश को ध्यान से पढ़िए। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, यहाँ से लेकर के विजयिनी मानवता हो जाए। अथवा करके तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिष्य हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, यहाँ से लेकर के भावी की संस्कृति समासीन। ठीक है ना बच्चों। और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको संस्कृत की बात मैं बताते चलूँ कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे 7 नंबर में बच्चों, है ना। सवाल आप देखिए, गद्यांश है ना, एक गद्यांश देगा और किसी एक का 2 गद्यांश देता है, एक मेन देगा और फिर एक अथवा करके देगा, और उससे आपको क्या देगा, प्रश्न देगा बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अथैक शकुनी सर्वेशाम, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक महा न और रोचिते, अथवा करके यहाँ पर दिया है बौद्ध युगे इमे सिद्धा, है ना, सिद्धांता, ऐसे यहाँ से लेकर के और एवा भवत तक। ये एक आपका हो गया क्या, संस्कृत गद्यांश हो गया, जो कि 7 नंबर का पूछता है। उसके बाद आएगा श्लोक। ठीक है ना बच्चों। श्लोक आएगा जिसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, है ना। संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, अनुवाद के लिए 5 नंबर मिलेगा, कुल मिलाकर के 7 नंबर का होगा। श्लोक आप दे सकते हैं परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, है ना, अथवा करके वज्रादपि कठोराड़ी मृदुनी, ये है आपका। ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया कि 2022 का था बच्चों, है ना। तो 2023 का था ये। तो 2023 में कौन कौन से पद्यांश गद्यांश और श्लोक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपने देखा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने सेट 2 के ऊपर। देखिए गद्यांश है हमारा, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, यहाँ से लेकर के सुध हमें लेनी होगी यहाँ तक, है ना। लेकिन इसका जो सवाल नीचे देता है ना, तो हमें जिसकी व्याख्या करनी होती है वो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का व्याख्या नहीं करना है, सिर्फ रेखांकित अंश, यानी कि पृथ्वी पर निवास करने वाले, है ना, जनों का विस्तार अनंत है, नगर और जनपद, ये जो है सिर्फ रेखांकित अंश का ही आपको व्याख्या करना होता है। ठीक है। अथवा करके आपके पास दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ शुद्ध पंडितों की, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सरकार का होना चाहिए बच्चों। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि जो पद्यांश है वो क्या है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, यहाँ से लेकर के 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, अथवा करके दूसरा जो हमारा पद्यांश है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, यहाँ से लेकर के और चंचल मन का आलस्य। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आप संस्कृत पर ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संस्कृत में हमसे क्या पूछेगा। अब देखिए ज़रा बच्चों यहाँ पे, हाँ, खंड ख गद्यांश देख लीजिए यहाँ पर, धनु अयन भारत देशे यत्र, है ना, समुल्लसती जनमानस पावनी, यहाँ से लेकर के बच्चों कहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों, यहाँ से लेकर के लिखितानि संति तक, अथवा करके हिंदी संस्कृत, है ना, गणभाषासु अस्यम अस्य समानम अधिकारम आसीत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभिभात। और फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि श्लोक दिया गया है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है बच्चों, इसको आप देख करके ही पेपर में जाएंगे। उदेति अथवा करके उदेति सविता ताम्र अस्ताम्रम, है ना, ये है आपका। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेट 3 के ऊपर बच्चों, सेट 3 के ऊपर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि सेट 3 में गद्यांश क्या है हमारा, है ना। 2023 में जो तो हमारा कोड था 302 ZJ, उसमें जो गद्यांश था वो था मातृभूमि पर निवास, जो पूछा गया था मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा, है ना, अंग है, यहाँ से लेकर के पृथ्वी के पुत्र हैं। फिर उसके बाद संबंधित प्रश्न दिया गया था। दूसरा देखिए आप यहाँ पे अथवा करके गद्यांश दिया है, अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो, हाँ, जितना भी रहस्यमय हो, ये एक आपका गद्यांश पूछा गया था 2023 के कोड में। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए पद्यांश की अगर हम बात करें, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा,
यहाँ से लेकर के 100 बार धन्य व एक लाल की माई, ये दूसरी बार आ चुका है, मतलब हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है बच्चों, है ना। उसके बाद अथवा करके दूसरा जो हमारा यहाँ पर पद्यांश आने वाला है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, यहाँ से लेकर के है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, यहाँ तक है, ठीक है। ये उसके बाद अगर हम आगे जाएँ बच्चों और हम देख लें यहाँ पर खंड ख में जो हमारा संस्कृत गद्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। आत्मनस्तु व कामाय पति प्रियो भवती, है ना, यहाँ से लेकर के और सर्वप्रियम भवती, यहाँ तक संस्कृत आपका दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। उसके बाद अथवा करके संस्कृत में दूसरा आपके पास पद्यांश गद्यांश है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांतना, है ना, ये दूसरा बार हमारे सामने आया है बच्चों। उसके बाद भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, है ना। श्लोक है अथवा करके सहसा विद्धित न क्रियाम विवेक, ये शायद दूसरी बार हमारे सामने आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो अगला सेट है उसमें कौन कौन से गद्यांश हैं और पद्यांश और श्लोक से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए गद्यांश, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर, यहाँ से लेकर के रेडियो टेलीविज़न स्पुतनिक अथवा करके जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, यहाँ से लेकर के आध्यात्मिक बात नहीं है। उसके बाद पद्यांश पे आ जाते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त हैं विकल बिखरे हैं जो निरुपाय है ना। उसके बाद अथवा करके मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर संस्कृत खंड ख, अस्माकम रामायण महाभारत, है ना, यहाँ से लेकर के और दृष्टे रविषयम और अथवा हंसराज आत्मनम, है ना, चित्रोचितम स्वामिकम आगत्य, ये जो है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ से श्लोक जो है, प्रीणाति यम सुचरिता है, यहाँ से लेकर के लभंते अथवा करके ऋषयो राक्षसीमाहु, है ना, वाचमुन, यहाँ से लेकर के और लोकस्य निरति, आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा 2023 का अगला सेट क्या है। इसमें देखिए जो भी है इसमें 2023 का 302 ZL कोड में पूछा गया गद्यांश का एक प्रश्न बच्चों। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की ही यहाँ से लेकर के कुठारघात होगा, ठीक है, आप पूरा पढ़ सकते हैं खुद से वीडियो को पॉज करके बच्चों। मेरा सिर्फ ये मंशा है बच्चों दिखाना आपको कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। 3-4 साल का आप उठा करके देख लीजिए, बस उतना ही करके जाना है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अथवा करके मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, यहाँ से लेकर के पृथ्वी का पुत्र है ना। उसके बाद दूसरा पद्यांश आप देख सकते हैं यहाँ पर, लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, यहाँ से लेकर के और जो भी है बच्चों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लीजिए यहाँ पर अथवा करके दूसरा जो हमारा यहाँ पर पद्य है इसे आप देख सकते हैं बच्चों, है ना। समर्पण लो सेवा का सार सजला संस्कृति का यह पहवार, यहाँ से ये देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए ज़रा संस्कृत की अगर हम बात करें खंड ख पे यहाँ पे आ जाते हैं दिए गए संस्कृत गद्यांशों, तो संस्कृत गद्यांश आप देख सकते हैं, अस्य निर्माणाय अयम जनानम धनम अयाचत, है ना, जनाश्च, ये और अथवा करके हंसराज आत्मना, ये शायद हमारे पास दूसरी बार दिखाई दे रहा है या फिर तीसरी बार दिखाई दे रहा है बच्चों, कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम अगले कोड की तरफ बढ़ते हैं, अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। पद्य क्या है हमारा, गद्य क्या है देखिए, तो यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, पूछा गया है। अथवा करके अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो, दूसरी बार हमारे सामने आ रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। एक ही सेट में 2 बार आ गया, मतलब एक ही जो हमारा साल था, ईयर था, वो सेम था 2023, उसमें दूसरी बार आया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं। देखिए पद्यांश क्या है बच्चे, पद्यांश देखिए, इस धराशाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं। अथवा करके दूसरा जो हमारा पद्य था, कह न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम संस्कृत की बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, यहाँ से लेकर के, है ना, गृहीतवंत, ये तीसरी बार या फिर दूसरी बार मेरे सामने आ रहा है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। अथवा करके याज्ञवल्क्य उवाच न
व अरिमत्रेय, ये पहली बार आया लेकिन फिर भी ये जो संस्कृत पद्य है ये पूछा गया है, संस्कृत गद्य ये हमारा 2023 के पेपर में पूछा गया था। तो आप इसे भी तैयार कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं अपने आप को कि आपका ये बेहतर तरीके से तैयार है या नहीं तैयार है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर श्लोक की अगर हम बात करें संस्कृत श्लोक की, काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, है ना, व्यसनेन च मूर्खाणम निद्रा कलहेन वा, अथवा करके परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे ब्रियवाद्यम। महत्वपूर्ण है दोनों बच्चों, ये आप इसको तैयार करके ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े बच्चों 2023 के अगले सेट पर अगर हम जाए, सेट नंबर 7 जो कि हमारा आखिरी है, तो आप देखेंगे बच्चों कि जो गद्यांश था हमारा अशोक वृक्ष पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा, यहाँ से लेकर के आप अथवा वाला भी देख सकते हैं, नए शब्द नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को जो भी है आप देख सकते हैं बच्चों पेपर में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिएगा आप कि हमारा जो पद्यांश है वो क्या है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, ये वाला पूछा गया था। अथवा करके देखिए यहाँ पर 2023 में ही, छायाए मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा। तो आप इसको हल्के में लेने की कोशिश न करें बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। मैं यहाँ पर ये नहीं बताने वाले बच्चे कि इसका व्याख्या कैसे करते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, वो आपको पता है और इस पर भी वीडियो मैं धीरे धीरे लेकर के आता रहूँगा। ठीक है ना। अगर हम संस्कृत यूनिट की बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पर गद्यांश याज्ञवल्क्य उवाच ना, ये हमारे पास दूसरी बार आ रहा है सामने, है ना। अथवा करके अथैक शकुनी सर्वे, आप देख सकते हैं बच्चों, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम संस्कृत श्लोक की बात करें तो काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, शायद दूसरी या तीसरी बार हमारे सामने आ रहा है। वज्रादपि कठोराणी मुद्रानी, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें बच्चों और हम जाएं अपने 2023 के 2022 के पेपर में जाएं कि 2022 जो हमारा सन था उसमें जो पेपर हुए थे, तो हिंदी के कौन कौन से गद्य के क्वेश्चन, कौन कौन से पद्य के क्वेश्चन, कौन कौन से श्लोक के क्वेश्चंस आए थे, चलिए इस पर भी हम जरा सा नज़र डाल लेते हैं। साहित्य कला नृत्य ये आया हुआ था, रमणीयता और नृत्य नूतनता, है ना, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर पद्यांश की बात करें बच्चों, इसको भी आप देख सकते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही, है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं यहाँ पर टिक इसको कर देता हूँ। यह अथवा करके यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी, मैं इसको भी टिक यहाँ पे करना चाहूँगा बच्चों। ठीक है ना। अब हम ज़रा सा आगे बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पर संस्कृत खंड ख, ठीक है, संस्कृत खंड ख की अगर हम बात करें, इसमें देखिए यथे वो पकड़वंता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, ये ठीक है संस्कृत गद्य की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, है ना। कहाँ तक पूछा था, प्रियो भवति तक। अथवा करके अतीते प्रथम कल्पे जना, है ना, एकम भी रूपम, यहाँ से लेकर के इत्यवोचन तक। उसके बाद अगर हम श्लोक की बात करें बच्चों, देख सकते हैं विद्या विवदाय धनम मदाय, है ना, ये वाला श्लोक। और फिर अथवा करके जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, ये श्लोक पूछा गया था 2022 की बात करें बच्चों। अच्छा, सेट 2 के ऊपर आ जाते हैं। आप देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है ना, ये वाला पूछा गया था। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी, ये है आपका 2022 का सेट 2 में पूछा गया पद्यांश, गद्यांश और श्लोक के प्रश्न बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं पद्यांश पर आधारित, मेरे प्यारे नौ जलद से कच से नेत्र वाले जाके आए, ठीक है, ये पूछा गया था। अथवा करके आप देख सकते हैं सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, ठीक है बच्चों। और अगर हम आगे बढ़ें और हम खंड ख पे जाए बच्चों, तो आप देख सकते हैं खंड ख पे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणंच, है ना, सुनिश्चितम, ये पूछा गया संस्कृत। अथवा करके आप देख सकते हैं महामना विद्वानम वक्ता धर्मिको नेता पटुः, यहाँ से लेकर के उपस्थित एवं, ये पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। श्लोक आप देख सकते हैं नौ में रोचते भद्रम व, यहाँ से लेकर के कुंदो भविष्यति। अथवा करके नौ चौरहार्य न
च राजहार्य न भातृभाज्यम न च भारकारी। ये आप देख सकते हैं श्लोक महत्वपूर्ण है, मैं इसको टिक करना चाहूँगा बच्चों। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें और अपने अगले सेट नंबर 3 पर जाएं तो आपको दिखेगा कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, गद्यांश पूछा गया है। अथवा भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा की अस्तित्व ही ध्रुव है। आपको बच्चों देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको घर घर जा करके अलग अलग सन का पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखिए और इसके जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए ज़रा, मैं चलता हूँ बच्चों कहाँ पे, मैं चलता हूँ पद्यांश पे। देखिए ज़रा पद्यांश पे कौन सा सवाल आया हुआ था, है ना। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, है ना। अथवा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, है ना, तजकर मोह स्मृति के पार। ठीक है बच्चों। और हम संस्कृत देखने जाएं बच्चों, संस्कृत का जो क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, गद्यांश में, धनो अयम भारत देश यत्र, जो भी है हमारे पास दूसरा तीसरा बार दिखाई दे रहा है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। अथवा करके अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह, तो ये भी है बच्चों, आप देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बच्चों ताकि मैं आपको 2022 या फिर 2022, 2021 और 2019 का भी मैं आपको दिखाता चलाऊँ बच्चों। ठीक है ना। तो अब देखिए ज़रा सा यहाँ पे श्लोक की बात करें, न चौर हार्य न च राज हार्य, इंपॉर्टेंट है बच्चों। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, है ना। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा श्लोक पूछा गया था 2022 में। अब अगर हम आगे जाएं बच्चों तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा गद्यांश का क्वेश्चन है 2022 का सेट 4 में बच्चों वो क्या है ना। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि सात राष्ट्रीय जन, जो भी हमारे पास दूसरे तीसरे बार दिखाई दे रहा है। अथवा करके मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है ना। आप इसे देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए पद्यांश में क्या पूछा गया था। पद्यांश में, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अथवा करके दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखिए संस्कृत में, संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, है ना, व्यास कवि कुल गुरु कालिदास है, जो भी है ना। अथवा करके याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी, है ना। तो ये बच्चों आपके 2022 के पेपर में पूछा गया है। संस्कृत श्लोक की अगर हम बात करें, निदंतु नित्य निपुणा यदि व स्तुवंतु, अथवा करके सुखार्थिनम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, ये पेपर में आया हुआ है 2022 के। अब हम अगले सेट पर जाएं बच्चों। देखिए गद्यांश में सवाल पूछा था, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, है ना बच्चों। और अथवा करके धरणी माता की कोख में जो अमूल्य नीतियाँ भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक है। आप यहाँ पर पद्यांश देख सकते हैं बच्चों। जल पंजर अब, है ना, जल पंजरगत अब अरे अधीर, यहाँ से लेकर के कहे क्यों चुके। अथवा करके नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। संस्कृत पर आ जाइए, महापुरुषा लैकिक, है ना, प्रलोभनेषु बद्धा नियत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अथवा करके हंस मयूरा दयः शकुनी नगड़ा, है ना, समागत्य एकस्मिन। आप पढ़ सकते हैं इसको बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख सकते हैं आप, है ना। अब देखिए छठवां सेट 2022 का गद्यांश, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने। ठीक है बच्चों, पूछा गया। अथवा करके भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा, हमारे पास दूसरे या तीसरे बार दिखाई दे रहा है ये। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए ज़रा कि अगर हम पद्य पे जाएं तो हमें क्या दिखेगा। पद्य से प्रश्न है बच्चे, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यहाँ से कभी मत जाओ इसको भूल, यहाँ तक दिया हुआ है। अथवा करके सुख भोग खोजने आते सब आए तुम सत्य खोज। इंपॉर्टेंट बच्चों, दूसरे या तीसरे बार हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर हम संस्कृत खंड पे चलें तो देखिए ज़रा गद्यांश में क्या पूछा गया है। संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास, ये हमारे पास दूसरी बार दिखाई दे रहा है। ठीक है ना बच्चे, दूसरी या तीसरी बार।
अथवा करके महामना विद्वान वक्ता धर्मी को नेता पटु, ये भी हमारे पास पहला या दूसरा या फिर तीसरी बार दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों। और अगर हम संस्कृत श्लोक की बात करें, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति, दूसरे या तीसरी बार दिखाई दे रहा है। अथवा करके न में रोचते भद्रम व, ये हमारे पास दूसरा या तीसरा बार ये भी दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है। तो आपसे मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों कि इसको हल्के में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2022 का लास्टवा अंतिम जो हमारा सेट है वो देखिए, उसमें देखिए जो हमारा गद्यांश का प्रश्न है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, तीसरी बार हमारे सामने आ रहा है। अथवा करके मुझे माना जाती कि दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप, दूसरी बार हमारे सामने आ रहा है। अथवा करके बच्चों आप देखिए यहाँ पर पद्यांश की मैं बात करूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, पहली बार हमारे सामने आ रहा है ना। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार इसे फेंक दे, तीसरी बार हमारे सामने आ रहा है। और अगर हम संस्कृत में जाएं बच्चे, खंड ख में संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, है ना, ये शायद तीसरी बार हमारे सामने आ रहा है। अथवा करके महामन, है ना, महामनस्विन मदन मोहन मालवीय यस्य जन्म प्रयागे, जो भी है हमारे पास ये पहली बार ही सामने आ रहा है। उसके बाद अगर हम श्लोक की बात करें बच्चे, न चौर हार्य न च राज हार्य, चौथी या पांचवी बार हमारे सामने आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है। अथवा करके आप श्लोक यहाँ पे देख सकते हैं, सुखार्थिना कुते विद्या, चौथी या पांचवी बार हमारे सामने आ रहा है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार करके ही जाएंगे। तो बच्चे मैं आपसे फिर मैं कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल 2022 और 2023 के प्रश्न जो हमने कराए हैं यही पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है। अगर मैं 2020 का करवाने जाऊं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो वो भी मैं करा दूंगा अगले वाले वीडियो में। 2020 और 2019 का बच्चा तो उसके भी क्वेश्चंस में करा दूंगा पार्ट 2 में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए लाभप्रद है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लेखक परिचय और कवि परिचय के ऊपर। ठीक है ना। आपके पेपर में लेखक परिचय 5 नंबर का पूछता है और कवि परिचय 5 नंबर का पूछता है। ठीक है। तो हम लोग क्लास 12th हिंदी देखने वाले हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीवन परिचय। ठीक है ना बच्चों। सवाल कैसे देगा? सवाल कुछ इस प्रकार से देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो आपके पास 3 लेखक का नाम दे देगा और आपको किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, यह आपको भलीभांति पता है। ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ठीक है ना बच्चों। जितना आपको लिखना चाहिए मैं उतना ही इसमें करवाऊंगा, ज़्यादा करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे वो लखनऊ में जन्म लिया उन्होंने, और कब? सन 1904 में, एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुरातत्व से जुड़े कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे। पहले तो उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद वो है ना कहाँ पे? पुरातत्व विभाग से जुड़े और उसमें विभिन्न पदों पर क्या रहे? आसीन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत होने के पश्चात अग्रवाल जी ने स्व अध्ययन जारी रखा और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। आप यहाँ तक पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब डायरेक्ट सन 1967 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निधन हो गया। इतना आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बच्चों हमको रचना के बारे में भी यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है बच्चों। ठीक है ना। रचना के बारे में तो रचना आप याद रखेंगे, बस आप लिख सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएँ भारत की एकता, है ना, और मातृभूमि, है ना, और भी आप 3-4 रचना लिख सकते हैं आराम से। पद्मावत आप लिख सकते हैं, है ना, और बाणभट्ट के हर्षचरित। मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें कुल मिलाकर के 3 रचनाएं लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बच्चों। अगला जो हमारा लेखक परिचय है इसमें आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी। क्या लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे
कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को, है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन में निदेशक के पद को सन 1940 से 1950 तक सुशोभित किया। या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं कि हिंदी भवन के निदेशक के पद को सुशोभित किया। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास, नागरिक प्रचारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधानों कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। ठीक है बच्चों, आप इतना भी लिख सकते हैं कि तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। आप इतना भी लिख सकते हैं। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई 1979 ईस्वी को इस भुवन लोक से प्रयाण कर गए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई सन 1979 को इनका देहावसान हो गया या फिर ये परलोकवासी हो गए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं में आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल। कोई भी हेडिंग डाल करके इनकी प्रमुख रचनाएं, कोई भी हेडिंग डाल करके आप 3-4 रचनाएं आराम से लिख सकते हैं बच्चों। अब हम करेंगे 3 कवि परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी वीडियो लाना चाहिए, जितनी भी क्लासेस करनी चाहिए, सारी हम लोग करते हैं बच्चों। ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों। तो चलिए, सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और 3 कवियों का नाम दे देगा आपका, जिसका मन आप उसका कवि परिचय लिख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, है ना, इनका हम जीवन परिचय देखते हैं बच्चों। देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में, है ना, जिला आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। ठीक है, फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्व अध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत पर समान अधिकार प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में, है ना, अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 में इनका देहावसान हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, तो प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी के ठाठ और रुक्मिणी, 3 रचनाएं आप आराम से लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। क्या लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में 1900 में हुआ था। आप इतना लिख सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तराखंड में उत्तराखंड के कुमायूं नामक ग्राम में सन 1900 में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंद पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्मस्थली भी बनाया। ठीक है बच्चों, 1942 ईस्वी में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया। अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा और आपने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया।
सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों क्या कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सन 1977 ईस्वी में सुमित्रानंद का देहावसान हो गया। आप इतना लिख सकते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं रचना करके, सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं में 3 रचना लिख दे पर्याप्त है। कला और बूढ़ा चाँद, है ना, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन और वीणा, है ना। आप युगांत भी याद कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे मेरे प्यारे बच्चों। आप 3 रचनाएं जो हैं इनकी लिख देंगे, क्या हेडिंग डाल करके, सुमित्रानंद पंत की रचनाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगले हमारे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्गम अग्निलीक खींचने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों कि बिहार के मुंगेर जिले में सन 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था, रवि सिंह था। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों। अंग्रेजी शासन तथा उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में भी सरकार तथा शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी साहित्य साधना में निरत रहे तथा युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु से व्यथित हो तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए सन 1974 ईस्वी में मद्रास में परलोक सिधार गए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, उर्वशी, रेणुका, है ना, और परशुराम की प्रतीक्षा। मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना आप हेडिंग डाल करके 3 कोई भी रचनाएं जो आपको आसान लगे, जो आपको इजी लगे, आप कोई भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने 3 लेखक का जीवन परिचय और 3 कवि का जीवन परिचय हमने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ये 6 जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं, 3 लेखक का, 3 कवि का, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 10 नंबर से 1 कम नंबर नहीं आएगा। इतना ध्यान रखिएगा आप। और मैं कह दे रहा हूँ ना, ये फंसेगा ही फंसेगा। फंसेगा तो फंसेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। इसको फंसना ही फंसना है, पेपर में फंसेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो आप ये 3 और 3 6 3 जीवन परिचय, 3 लेखक परिचय आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है ना बच्चों। इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों। और ये जितने भी पत्र लेखन हैं ये 3-4 साल पूछे गए हैं। ठीक है। तो आपसे ये अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी पत्र लेखन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे के सारे पत्र लेखन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इसी पत्र लेखन से, जितने पत्र लेखन मैं आपको बताऊँगा, इसी पत्र लेखन से आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना मैं पत्र लेखन बताऊं आपको उतना तैयार कर लेना है। ठीक है ना। मैं डायरेक्ट पत्र लेखन बताऊंगा और पत्र लेखन आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पत्र लेखन। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास एक सवाल है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर में यह सवाल पूछा गया है। 2022 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा हुआ है तथा 2016 में भी ये सवाल आया है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। तो उत्तर कैसे देंगे? सबसे पहले सेवा में प्रबंधक, परिमल इंटर कॉलेज,
कानपुर। विषय क्या रहेगा आपका? विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी एक योग्य उम्मीदवार है। प्रार्थी ने संबंधित विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अगर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक आपको लिख देना है, ठीक है, और भवदीय जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखें, पेपर में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। और जो भी आप पत्र लिखेंगे उसके साथ जो भी दस्तावेज होते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी आप, जो भी ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, संलग्न सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फ़ोटो प्रतिलिपि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन। प्यारे बच्चों, दूसरा पत्र लेखन है हमारा कि होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। 6 नंबर का सवाल है। उत्तर आप लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हंडिया शाखा, प्रयागराज। विषय क्या रहेगा? स्कूल यूनिफॉर्म यानी ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ, स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने का इच्छुक हूँ। इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे यथाशीघ्र ऋण प्रदान करने की कृपा करें। भवदीय जो भी होगा बस आप लिख देंगे और संलग्नक लिख करके सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणिक फोटो प्रतिलिपि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला जो पत्र लेखन है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरा है। इसमें आपको देगा कि नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर। विषय क्या रहेगा? विद्यालय में लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी लिपिक पद हेतु एक योग्य उम्मीदवार है। प्रार्थी को कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान है। इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है। ठीक है। अगर मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा कर में भवदीय आपको लिख देना है, दिनांक लिख देना है, संलग्नक लिख देना है। बस इतना ही करना है प्यारे बच्चों। यानी कि चौथा जो हमारा पत्र लेखन है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। उत्तर कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान संपादक, अमर उजाला, प्रयागराज। विषय क्या रहेगा आपका? प्रयागराज नगर निगम के द्वारा साफ सफाई कराने के लिए समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने के संदर्भ में। महोदय, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान मोहल्ला जानसेनगंज, जहां शहर की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, यहां पर सड़कें तथा गलियों में जहां तहां गड्ढे होने के कारण बरसात में पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और आए दिन सफाई न होने के कारण नालियों में गंदे पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने के कारण भी गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसका परिणाम यह है कि मच्छरों तथा नाना प्रकार के नुकसानदेह कीट पतंगों की भरमार हो गई है, जो कि तरह तरह की बीमारियों का सृजन करते हैं। इसकी रोकथाम करना नितांत आवश्यक है। अतः मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित कराकर प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं और तत्काल इस समस्या पर कार्यवाही करने को बाध्य करना चाहता हूं, नहीं तो यह आगे चलकर
एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण कर लेगा, यह अति आवश्यक है। दिनांक आपको लिख देना है, भौतिक जो भी है ना। तो बच्चों इस तरह से आपको पत्र लेखन करना है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से पत्र लेखन करते हैं तो आपको 6 में 6 नंबर पूरे मिलेंगे, 1 नंबर आपका नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है। वीडियो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लास्ट यानी कि अंतिम पत्र लेखन है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में पूछेगा आपसे कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, 4 2 6 नंबर का है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? उत्तर में सेवा में शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कर्नलगंज शाखा, ये अपने मर्जी से भी देखिए कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विषय क्या रहेगा? छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं कर्नलगंज इंटर कॉलेज प्रयागराज का विद्यार्थी हूँ। मैं छात्रवृत्ति हेतु अपने बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। मैंने खाता खुलवाने संबंधी सभी आवश्यक कागजात फॉर्म के साथ संलग्न कर दिया है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने की कृपा करें। प्रार्थी में अपना नाम डाल दीजिएगा, संलग्नक लिख करके, बस आपको इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 पत्र लेखन हमने करवाया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लगभग हर साल ये सवाल पूछे जाते हैं, किसी न किसी कोड में ये सवाल आ ही जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो निबंध मैं कराऊं आपको उसे सीरियसली देखना है और उसको तैयार करना है। अब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि निबंध आपका 9 नंबर में पूछा जाता है, और अगर आप 9 में 9 नंबर पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पहला काम। दूसरा काम, वीडियो को लाइक कर देंगे, और तीसरा काम आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ बच्चों आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वीडियो की क्वालिटी है आप उसको 720 कर लीजिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वीडियो की क्वालिटी को 720 कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपके पास 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और आप उन 5 में से किसी भी एक का, जिसका आपको निबंध अच्छे से लिखने आता हो, आप उसका निबंध लिखेंगे। 9 नंबर आपको दिए जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना है। भ्रष्टाचार किस प्रकार की समस्या है, इससे क्या क्या समस्याएं जन्म ले सकती हैं, और इसका समाधान कैसे हो सकता है, ठीक। चलिए, तो अगर आपको भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना है तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, और इसी में आपको सब कुछ लिखना है, जो भी लिखना है आपको इसी में लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे? भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्रीय समस्या है जिसका रूप दिनों दिन विकृत होता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर निजी स्वार्थ में लिप्त रहता है भ्रष्टाचारी कहलाते हैं, और उनका यह अन्यायपूर्ण आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। मनुष्य की स्वार्थ, लोलुपता और वर्तमान भौतिकवादी संस्कृति ने समाज में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को विकसित होने का मौका दिया है। आज दशा यह है कि भ्रष्टाचार हमारे देश में अपनी गहरी पैठ बना चुका है, और कोई भी क्षेत्र, चाहे मंत्रालय हो या निजी विभाग, इस सामाजिक महामारी से अछूते नहीं हैं। मनुष्य की अधिक प्राप्त करने की लालसा भ्रष्टाचार के मूल कारणों में से एक है, ठीक है। यहाँ तक आप काम करेंगे। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ से, यह असमानता आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज में भेदभाव को बढ़ावा देती है। किसी उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा प्रायः गुणों की अनदेखी कर भाई भतीजावाद के तहत अपने परिवार तथा समाज के, है ना,
समाज के लोगों की प्राथमिकता देना न केवल नैतिक स्तर पर बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार का उदाहरण है। आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से राष्ट्र की अखंडता तथा एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार संबंधी नियम और भी सख्त हो तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ तक आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है ना। आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही काम करना है। और भी आप चाहें तो अपने तरफ से बना करके आप लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे मैं चाहूँ थोड़ा सा बढ़ाना तो बढ़ा सकता हूँ यहाँ से कि भ्रष्टाचार के दोषियों का पूर्ण रूपेण सामाजिक बहिष्कार अनिवार्य है ताकि इनकी पुनरावृत्ति न हो सके। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, आप ऐसे वाक्यांशों को चुनाव करिए जो समझने में आसान है, जो समझने में आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे निबंध के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों दूसरा जो हमारा निबंध है वो है आतंकवाद की समस्या पर। इम्पोर्टेंट निबंध है ना बच्चों, इसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। 729 नंबर का आता है, कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए इसको। प्रस्तावना, हेडिंग क्या देंगे, प्रस्तावना। आज के समय में देश विदेश की समस्या, सबसे बड़ी समस्या के बारे में अगर पूछा जाए तो बच्चा भी वो यही बोलेगा, आतंकवाद। आतंकवाद ने हमारे देश समाज को इस तरह जकड़ रखा है कि लाख कोशिशों के बाद भी ये जड़ अलग नहीं हो रहा है। जितना हम इसे दबाते हैं उतना ही विकराल रूप लेकर के ये सामने आ जाता है। आतंकवाद को कैसे परिभाषित करें, यही समझ नहीं आता, क्योंकि हर कोई इसे अपने ढंग से समझता है। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के समय अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी समझते थे, जबकि वे तो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कई बार हक की लड़ाई लड़ने वाला उग्र हो जाता है, उसे सामने वाला आतंकवाद समझ लेता है। हर हिंसा करने वाला आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर अहिंसावादी आतंकवादी न हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ तक काम आप करेंगे। आ रही बात समझ में बच्चों? उसके बाद आप हेडिंग देंगे आतंकवाद से तात्पर्य। आतंकवाद से आपका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है आतंकवाद जब आप शब्द बोलते हैं तो? आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति या अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में विश्वास रखती है। अस्त्र शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, दल, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है। आप यहाँ तक लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको हेडिंग देना है भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ। क्या लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे कि विगत 2 दशकों में भारत के पंजाब, बिहार, असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर आदि विभिन्न प्रांतों में आतंकवादियों ने व्यापक स्तर पर आतंकवाद फैलाया है। कश्मीर की समस्या का समाधान न हो पाना भी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का कारण रहा है। पाकिस्तान कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को उकसाकर उस क्षेत्र में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, बस बढ़ावा दे रहा है। यह सिलसिला वर्ष 1990 से चल रहा है। आपको इतना इसमें लिखना है बस प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपको हेडिंग देना है बच्चे आतंकवाद का समाधान। क्या हेडिंग देना है? आतंकवाद का समाधान। लिखिए ज़रा, देखिए। आतंकवाद की समस्या का समाधान मानसिक और सैनिक दोनों ही स्तरों पर किया जाना चाहिए। जिन लोगों को पीड़ा हुई अथवा जिनके परिवार अथवा संपत्ति को नुकसान हुआ है तथा जिनके संबंधियों और रिश्तेदारों की मृत्यु हुई है, उन्हें भरपूर मानसिक समर्थन दिया जाना चाहिए। यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ से आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है कि सरकार के प्रति जनता में विश्वास जगाया जाए, ताकि इसके अतिरिक्त जहां एक ओर आतंकवादियों के साथ कठोर व्यवहार करना होगा, वहीं गुमराह युवकों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी करनी होगी। यहाँ तक प्यारे बच्चों। और लास्ट में आप हेडिंग देंगे उपसंहार।
इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता अतः आतंकवाद से निपटने के लिए देश दुनिया को मिलाकर काम करना होगा और इसलिए हर साल 21 मई को इसके विरुद्ध आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। इस समस्या से लड़ने के लिए एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये विश्वव्यापी समस्या है। समझ में आया? इतना लिख देंगे ना, 9 नंबर से 8 नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई? दूसरा इम्पोर्टेंट क्या था, ये निबंध था। दूसरा इम्पोर्टेंट निबंध था ये बच्चों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बात समझा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि जो हमारा तीसरा नंबर का जो निबंध है वो क्या है। वो है आरक्षण व्यवस्था। ये वरदान है कि अभिशाप है, इस पर आप निबंध लिखिए। कैसे स्टार्ट करेंगे आप? हेडिंग देंगे आरक्षण व्यवस्था, लिखना शुरू करिए। भारत में आरक्षण व्यवस्था मानसिक विमर्श का प्रश्न रहा है। मोटे तौर पर आरक्षण उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें संविधान सरकार को सरकारी संस्थानों में पिछड़ी जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने का अधिकार देता है। यह विशेष जातियां वे हैं जिन्हें लंबे समय तक जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। आई बात समझ बच्चों? यहाँ तक आपको लिखना है। स्टार्ट यहाँ से करिए। उसके बाद भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से विद्यमान है, किंतु इसमें होने वाले स्वरूपगत और व्यवहारगत परिवर्तन ने सामाजिक वैषम्य की लकीरें कुछ यूँ खींची कि आरक्षण जैसा विशेषाधिकार संविधान निर्माताओं के लिए आवश्यक बुराई बन गया। यहाँ तक काम करना है। आगे पढ़िए। भारतीय संविधान में जातिगत तथा शैक्षिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार बनाया गया जो विधि सम्मत है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आरक्षण का मूल उद्देश्य अभी भी अधूरा है क्योंकि नौकरी में आरक्षण देकर जातिगत समानता तो दे दी जाती है, किंतु सामाजिक तौर पर जाति व्यवस्था की खाई पाटी नहीं जा सकती। मंदिर विवाह यज्ञ में ब्राह्मण पंडित बुलाए जाते हैं, हरिजन पंडित नहीं। प्रतिभा तथा योग्यता किसी कुल विशेष की नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की थाती है। यहाँ तक बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से, जहाँ आरक्षण को वरदान मानने वालों की कमी नहीं, वही अभिशाप मानने वालों के भी मजबूत तर्क है। आरक्षण को अभिशाप मानने वालों के अनुसार जातिगत आरक्षण से तो जातिवाद और मजबूत होता है। आरक्षण से यह पक्षपात की भावना और भी दृढ़ होगी। जातिगत आरक्षण से अयोग्य लोगों को भी पद की प्राप्ति हो जाती है जिससे संस्थान की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। आपको यहाँ तक काम करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्या लिखना है। यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करेंगे। वस्तुतः भारत में आरक्षण को जिस प्रकार राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया वह इसकी मूल कल्याणकारी भावना पर कुठाराघात कर रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक तौर पर दलितों के उत्थान का प्रयास करना था, किंतु दलगत राजनीति के अधीन आरक्षण व्यवस्था पर तत्कालिक परिदृश्य के आधार पर नए तथा निष्पक्ष तरीके से विमर्श किया जाए। ठीक है बच्चों, इम्पॉर्टेंट निबंध था, इसको भी आप तैयार कर लेंगे जितना मैंने बताया उतना। तो बच्चों अगला जो निबंध है हमारा वो है वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप। ठीक है, देखिए इस पर निबंध आपको कैसे लिखना है मैं दिखाता हूँ आपको। बच्चों आप हेडिंग देंगे वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप। क्या लिखेंगे इसमें? प्रकृति ने मानव जाति को सृजन के लिए नर नारी के रूप में अनमोल उपहार दिए, किंतु मानव समाज ने लैंगिक असमानता तथा नारी की कोमलता को उसका अभाव समझकर सृष्टि के रचयिता नारी का महत्व नहीं समझा और उससे दोयम दर्जे का व्यवहार किया। ठीक है, उसके बाद आप ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं। आगे लिखिए, प्राचीन काल से ही नारी का स्थान समाज में मार्गदर्शक, सृजनकर्ता तथा पोषक का रहा, किंतु शनय शनय इस स्थिति में परिवर्तन आता चला गया और समतामूलक मानव समाज कब पितृसत्तात्मक हो गया पता ही नहीं चला। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे।
19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए, जिसके प्रभाव समाज में अब परिलक्षित हो रहे हैं। 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री पुरुष की स्थिति में असमानता के मूलभूत प्रश्न उठाए गए। समान वेतन, चिकित्सा सुविधा, गर्भपात, विवाह इत्यादि के संदर्भ में सरकारों द्वारा भी कदम उठाए गए। भारत सरकार ने तो वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से कई मोर्चों पर महिलाओं ने साबित कर दिखाया है कि वे किसी से कम नहीं हैं, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, विज्ञान का क्षेत्र या कठिन व्यावसायिक विज्ञान का क्षेत्र हो। उसके बाद कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? अच्छा, यहाँ से। वह घर में बेटी, बहन, माँ तथा पत्नी जैसे उत्तरदायित्व को भी बखूबी निभा रही है। हालांकि आज की नारी सशक्तिकरण के नए मानक स्थापित कर रही है, किंतु बहुसंख्यक स्त्रियां आज भी शोषण का दंश झेलने को मजबूर है। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? कि नारी ने धीरे धीरे खुद को जाना है, अपनी शक्ति व गुणों को पहचाना है, फिर भी अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने को संघर्षशील है। यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। आज की उभरती नारी के लिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगा। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। कोमल है, कमज़ोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ठीक है बच्चों, इम्पॉर्टेंट निबंध हैं, आप इसे भी तैयार कर लेंगे। आपको 9 का 9 नंबर मिलना तय है। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, हमने 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध के ऊपर हमने बात किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर ये चारों निबंध आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको ये ज़ुबान देता हूँ, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ बच्चों कि आपका 9 नंबर से 1 नंबर कम नहीं होगा। अगर मैंने जैसा बताया आपने वैसा लिखा तो आसान भी है और सरल भी है और महत्वपूर्ण भी है। और अगर आप 2024 में पेपर देने वाले हैं तो आपको ये सारे के सारे निबंध तैयार करके ही जाना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे और आपके लिए यह वीडियो लाभप्रद रहा होगा। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।